हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम लोगों ने फिनिश किया है बेटा। आई होप कि आपको उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने जो वर्कशीट आपको मिली हुई है उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को भी आपने देखा होगा और बनाया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप करें बेटा, मैं उसके आंसर्स आपको करूँगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आज जो हम चालू करने जा रहे हैं बेटा वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चैप्टर 3 है बेटा हमारा वो केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहीं से हमारे एटम्स और दूसरे लॉज के बारे में हमारी बातें चालू होती हैं। और जब हम मैटर की बात करते हैं तो हमारा मैटर जो है वो निश्चित तौर पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं, उसी से हम लेकर की बात करते हैं बेटा। क्योंकि हो सकता है कि हमारे दिमाग में ऐसा कभी क्वेश्चन आया हुआ हो कि ये एक मैटर है, ये डस्टर एक मैटर है, तो मैटर तो मेरे को बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत बड़ा सा मैटर दिखाई दे रहा है तो क्या इसका कोई बहुत ही छोटा पोर्शन भी हो सकता है क्या? ऐसा या मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि ये डस्टर बना किस चीज़ से है भाई? लकड़ी से बना है तो लकड़ी किस चीज़ से बनी हुई है ना? जो वुड है वुड से बन रहा है तो वुड किस चीज़ से बनी हुई है? आखिरकार उसके पीछे में सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? जैसे हम बायोलॉजी में बोलते हैं ना कि हमारा जो सेल होता है वो हमारे बॉडी का बेसिक फंक्शन है, वो हमारे बॉडी का एक बेसिक पार्ट है। हमारा पूरा जो बॉडी है वो सेल से टिश्यूज से ऑर्गन से हमारी बॉडी। यानी कि अगर हम अपने बॉडी को फाइनली कट करते चले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है बेटा? सेल मिलता है। तो क्या ऐसा हमारे मैटर के साथ में भी हो सकता है कि अगर मैं इस चौक के पीस को डिवाइड करता चला जाऊँ, कंटिन्यूसली इसको डिवाइड करता चला जाऊँ, तो क्या फाइनली मेरे पास में कोई एक ऐसा पार्ट आना चाहिए जिसको मैं फर्दर डिवाइड ना कर पाऊँ? और वो जिस पार्ट को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ है ना, जो इंडिविजिबल है, क्या उन्हीं चीज़ों से मिलकर के उसे इंडिविजिबल पार्ट से बहुत सारे पार्ट से मिलकर के मैटर एक बड़ा फॉर्म बना सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं बेटा, और आते भी हैं। हम जिस क्लास में हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए और आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस आते भी होंगे। अब अगर ये क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं तो इसके आंसर्स हमको कहाँ पर से मिलेंगे बेटा? तो निश्चित तौर पर किसी भी मैटर को एकदम फाइनली डिवाइड करके फिर उसको देखने के लिए हमारे आसपास में फिलहाल तो कोई एपरेटस नहीं है। जो एपरेटस होते हैं बेटा वो बहुत बड़े लैब में होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। उससे हम चीज़ों को, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं और बड़ा करके देख सकते हैं। तो हमको निश्चित तौर पर इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो हमारे आसपास में मैटर है, चाहे प्योर फॉर्म में हो या इम्प्योर फॉर्म में हो, वो फाइनली बन किस चीज़ से रहा है, कहाँ से बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है, और उसका अल्टीमेट पार्ट क्या है, सबसे छोटा पार्ट क्या है, हम कैसे उस चीज़ की स्टडी करेंगे, उससे कैसे मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर से हम आगे बढ़ना स्टार्ट होते हैं बेटा, कहाँ पर? केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट टाइप के लॉज, एलिमेंटल सिंबल्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स के फार्मूलाज, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किस व्यू में? हमारे केमिस्ट्री के व्यू में। तो हम चालू करने जा रहे हैं बेटा हमारा अगला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो अब हम चालू कर रहे हैं बेटा हमारा नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये है हमारा चैप्टर नंबर
प्रकार से हम बोल सकते हैं बेटा मैटर, मॉलिक्यूल एंड एटम, लाइक दिस। एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके बनाता है मैटर, और जब मैं इसको फाइनली डिवाइड करता हूँ तो फिर से क्या मिल जाता है मेरे को, एटम। तो एक्चुअली हम एटम को बोल सकते हैं बेटा एज पर दी डेफिनेशन। अगर हम एटम को हम बोलने गए डेफिनेशन में तो हम बोलेंगे एटम्स आर very small or tiny particle of matter तो मैटर क्या है बेटा, बहुत ही छोटा और टाइनी पार्टिकल है मैटर का। एटम कैन नॉट बी सीन बाय एटम्स cannot be seen by naked eye। हम अपनी नेकेड आई से एटम्स को नहीं देख सकते हैं बेटा, और एटम्स cannot be exist in free state। फ्री स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट which is called molecule or molecule of compound। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा बेटा। केवल मॉलिक्यूल बोलने में क्या होगा और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है। तो हम एटम के बारे में इतनी सारी चीजें बोल सकते हैं। एटम आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। एटम्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट व्हिच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एंड लास्ट पॉइंट में एटम के बारे में हम बोल सकते हैं बेटा एटम्स आर रिएक्टिव। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये हमारा एटम है और हमारे अर्थ का जो इन्वायरमेंट है बेटा वो एटॉमिक इन्वायरमेंटल नहीं है ना। वो किस टाइप का इन्वायरमेंट है, वो एक मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट है बेटा हमारा अर्थ। यहाँ पर जो भी मिलते हैं हमको मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलते हैं, एटम्स के फॉर्म में नहीं मिलते। बिकॉज ऑफ द एटम्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो हमारे आसपास में एटम्स नहीं मिलते हैं, हमको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कंपाउंड मिलेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो कि आपको मॉलिक्यूल क्या मिलते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है बेटा मेरे को, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हमको हमेशा किस फॉर्म में मिल रहा है, या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिल रहा है या फिर कंपाउंड के फॉर्म में ही हमको हमारे आसपास में मैटर सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अभी भी बात करेंगे कि एटम्स के मिलने से या मॉलिक्यूल के एक दूसरे से रिएक्ट करने से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उनका किस प्रकार से, किस लॉस के थ्रू होते हैं बेटा, इनका कॉम्बिनेशन किस लॉ से होता है। तो हम
पहले पॉइंट में इस चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, जब टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, बॉन्ड होते हैं और एक नया मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात करें किस पर, केमिकल रिएक्शन। ये अभी आपके कोर्स में तो नहीं है और न ही आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ भी बोला गया है, लेकिन फिर भी हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें छोटा सा हम एक बात करेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्म करता है बेटा वाटर H2। ये केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पर आप देखो, हाइड्रोजन के पहले बारे में बात करो बेटा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है ना, गैस है, हाईली कंबस्टिबल गैस है। इसका कैलोरिक वैल्यू सबसे हाई होती है बेटा। दैट मीन्स अगर 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन को मैं बर्न करता हूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? हाइड्रोजन से ही मेरे को मिलती है बेटा। तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस है, कैलोरिक वैल्यू हाई है, इजीली बर्न हो जाता है। बेटर, बहुत ही अच्छे हमारे पास में ये क्या हो सकता है, फ्यूल के जैसा यूज हो सकता है बेटा। जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल, हम अपने कार बाइक में नहीं कर पाते। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करो बेटा। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, कंबस्टिबल नहीं है बट इट हेल्प्स टू इन कंबसन। कंबसन दैट मीन्स बर्निंग, है ना। तो ऑक्सीजन गैस कंबस्टिबल तो नहीं है, उसमें आग तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर किसी चीज को जलाना है, बर्न करना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस, बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट द ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द कंबसन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबसन नहीं होगा। अब वाटर के बारे में बात करो बेटा। वाटर क्या हुआ? लिक्विड हुआ, है ना। लिक्विड के फॉर्म में देखते हैं, ना तो ये कंबस्टिबल है और ना ही कंबसन में हेल्प करता है बेटा। ना तो ये जलेगा और ना जलाने में हेल्प करता है, बल्कि क्या करता है, वो जो आग है उसको बुझाने का भी काम करता है। इसकी प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज entirely different from hydrogen and oxygen both, so they are called reactant, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सो नो डाउट कि केमिकल रिएक्शन हम तभी बोलेंगे जब वहां पर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने इसको केमिकल चेंज चैप्टर नंबर 2 में देखा है। इसी को हम केमिकल चेंज भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और ये जो मैंने लिखा, ये होता है बेटा केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, इसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? कि देयर इज सम लॉज। अब ये जो लॉ है वो प्रैक्टिकली भी प्रूफ है और हम बाय नेचर
देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, अगर मैं डेली लाइफ में बात करूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया, अब उस ग्लास में मैंने वाटर डाला, मान लेते हैं कि चलो 15 ग्राम वाटर मैंने डाल दिया और उसमें 5 ग्राम ऑफ NaCl डाल दिया एंड वी assume that there is a chemical reaction between water and NaCl, assume कर रहे हैं। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस ग्लास का वेट कितना होगा बेटा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका, उस प्रोडक्ट का वेट वाटर एंड NaCl के वेट का सम होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को मैं किसी भी मेथड से बनाऊं, उसमें उसका कॉम्बिनेशन रेशो का या कंबाइनिंग रेशो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा बेटा। तो दो लॉज हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, यानी कि जो हम देखते हैं, जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जिसमें पहला लॉ है बेटा, द लॉ 1 इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास मतलब वेट एंड कंजर्वेशन, दैट मीन्स कि फिक्स होगा। मास को कंजर्व करने का क्या मतलब होता है बेटा, कंजर्वेशन का ही मतलब होता है कि हमने उसको बचा के रख दिया, उसको हम किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है किसका, मास का। इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय लेवोजियर, नहीं साइंटिस्ट है बेटा, लेवोजियर ने इस लॉ को दिया। अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ द मास कैन neither be created nor destroyed during the chemical change। दैट मीन्स अगर मैं कोई एक केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ या केमिकल चेंज कर रहा हूँ तो उसमें कभी भी ना तो रिएक्टेंट का मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय होगा और ना ही प्रोडक्ट का होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ बेटा, द मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होगा, बनने वाले प्रोडक्ट का भी मास वही होगा बेटा, नोट करो इसको। आपने इसको नोट कर लिया होगा बेटा। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेकर के चलें। पहला ये एग्जांपल जो भी हमने लिखा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इससे बना वाटर। तो अब यहाँ पर देखो कि अगर इस रिएक्शन को मैं लिखने जाऊं तो मेरे पास में मास ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 ग्राम, है ना। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बात कर रहा हूँ। एटम की अगर हम बात करेंगे तो एटम का मास होता है 1 ग्राम। अब 2 ग्राम क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज H2, 2 हाइड्रोजन के साथ में एग्जिस्ट करता है। तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा? 2 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम। इसके अगर एटम की बात करेंगे तो एटम का मास होता है बेटा 16 ग्राम। ऑक्सीजन भी ऑलवेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मींस O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, है ना। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो वाटर बन रहा है उस वाटर का जो मास है इन दोनों का सम होना चाहिए बेटा, ठीक है। इन दोनों का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो कैसे करें इसको? ये कितना दिखाई दे रहा है मेरे को? 34 ग्राम। ये तो दिखाई देना चाहिए मेरे को। तो चलो अब इसका हम क्या मिल करके देखें बेटा? सिंबॉलिक रिएक्शन निकाल करके देख लें कि क्या इसके आसपास में आना चाहिए क्या। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन सिंबल होता है बेटा H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है बेटा O2 और H2O का वाटर का सिंबल होता है बेटा H2O। ठीक है, सिंबल तो मैंने लिख दिया। अब देखो क्या यहाँ पर जितने ऑक्सीजन है उतने ही ऑक्सीजन यहाँ पर है क्या? याद करो क्लास 7 8 में आपने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन भी देखा था। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं बेटा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4, तो यहाँ पर तो 2 ही है, इसको 4 करने के लिए मैं क्या कर दूँ? 4 कर दूँ। अब इसको मैं देखूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना हो गया बेटा? देखो एक मॉलिक्यूल का मास कितना था? 2 ग्राम। 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना था बेटा? 32 ग्राम। दोनों मिलकर के कितने हो गए बेटा? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो टोटल मास कितने हो गए बेटा? 36 ग्राम। अब H2O की बात करें, हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2 2 जा 4, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। इन दोनों का भी जो सम हुआ वो कितना आया बेटा? 36 ग्राम ही आया। देखो रिएक्टेंट का मास कितना हुआ? 36। प्रोडक्ट का मास कितना हुआ बेटा? 36। दैट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे किया बेटा? देखो फिर से ध्यान दे देना। H2 है बेटा, H2 का मास मैंने 2 लिया और इसका 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया बेटा? 4 ग्राम हो गया। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं बेटा? 2 है ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा? 32। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा? 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा बेटा? 32। तो 4 + 32 इज इक्वल टू 36 ग्राम। सो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोल रहा है बेटा? कि मास को हम किसी केमिकल रिएक्शन में अगर बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन the mass of reactant is always equal to the mass of product. So we can say that another point, according to the law, mass of product formed during the
केमिकल चेंज, इवन फिजिकल चेंज में भी ऐसे ही है बेटा, है ना। ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल चेंज इज ऑलवेज equal to the mass of reactants। जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं और जितने भी रिएक्टेंट वहां पर प्रेजेंट हैं उन सब के मास का टोटल एक दूसरे से इक्वल होंगे बेटा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक और एग्जांपल इसमें देखें, सेकेंड एग्जांपल हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं बेटा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। सिंबॉलिक रिएक्शन लिखें तो कार्बन का सिंबल होता है बेटा C, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है O2, दोनों के बीच में प्लस का साइन, और इससे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है बेटा CO2। कार्बन सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिलता है और CO2 भी गैस के फॉर्म में मिलता है बेटा। मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ द कार्बन इज 12 ग्राम, मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, दोनों का सम बेटा 44 ग्राम, है ना। सम क्या हो गया यहाँ पर इज 44 ग्राम। यहाँ पर कार्बन कितना है बेटा 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 32, इसका भी सम क्या हो गया बेटा 44 ग्राम। सो द मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product। that means मास क्या है बेटा कंजर्व है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है बल्कि कन्वर्ट हो रहा है ना। यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मास कार्बन और ऑक्सीजन के फॉर्म में था, अब वही मास किसके फॉर्म में आ गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मास के फॉर्म में आ गया। So this is called law of mass conservation। I hope ये लॉ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो ये हमारा पहला लॉ हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।